Hello and welcome students to the new video of Statistics Expert classes. Again welcome you all. जैसा कि आप लोग जानते हो ये सेकंड पार्ट है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर द इकोनॉमिक्स क्लास 9 चैप्टर 1 का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट 1 अगर अभी तक नहीं देखा लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। चलो हम लोग ने लास्ट वीडियो में जहाँ तक ख़त्म किया था पार्ट 1 में जहाँ तक, उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखो हम लोग ने ह्यूमन कैपिटल पढ़ लिया था, उसके बाद हम लोग को पढ़ना था व्हाट इज़ फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन। क्या फैक्टर्स है प्रोडक्शन के। जितने भी प्रोडक्शन है वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं कुछ कुछ चीज़ें के द्वारा, जैसे कि लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल को मिला के ही एक प्रोडक्शन का जो मेथड होता है ना, एक अगर हमको प्रोडक्शन करना है तो ये चार चीज़ सबसे नेसेसरी है, इसके बिना हम लोग नहीं कर सकते हैं। विच आर नोन एज द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन, जिसको हम लोग फैक्टर्स बोल सकते हैं प्रोडक्शन का। अब हम लोग साइड में रखे थे पालमपुर का कहानी फिर से लाते हैं। फार्मिंग इन पालमपुर, ठीक है। लैंड क्या होता है, लैंड फिक्स चीज़ होता है। फार्मिंग जो मेन प्रोडक्शन है एक्टिविटी में, जो 75% आबादी है जो फार्मिंग पे डिपेंडेंट है पालमपुर में, 450 फैमिलीज़ में 75% जितने में लोग हैं, ये बोल सकते हो 75% लोग या 75% पीपल उस पर डिपेंडेंट है, फैमिलीज या पीपल जो भी बोलो। सो वो लोग डिपेंडेंट किस पे, वो लोग फार्मिंग पे डिपेंडेंट है अपने दिनचर्या के लिए, अपने जीवन जीने के लिए। ओके, दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबरर्स। वो लोग फार्मर्स भी हो सकते हैं और वो लोग फार्म लेबरर्स भी हो सकते हैं। मीन्स जो फार्मर्स होते हैं जिनका खुद का लैंड हुआ, और फार्म लेबरर्स मतलब जो दूसरों के खेत में काम करते हैं वैसे, ठीक है। देयर इज़ अ बेसिक कंस्ट्रेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन। लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन इज़ प्रैक्टिकली फिक्स्ड। जो एक लैंड एरिया होता है ना जिसमें हम लोग कल्टिवेशन करते हैं वो फिक्स्ड होता है। वो ऐसा तो नहीं होता ना कि कभी हम लोग मीन्स मेरा लेट्स सपोज पालमपुर में, तो हम लोग शाहपुर में जाके उसको कर ले, यूज़ कर ले। नहीं, पालमपुर में मेरा मान के चलो मेन रोड पे ही ना मेरा रहेगा। अब थोड़ी ना मैं कोई स्कूल है उधर या कोई कॉलेज है उस तरफ हो जाएगा, नहीं, फिक्स रहेगा। 1960 में पालमपुर में कोई भी लैंड का एक्सपेंशन नहीं हुआ है अंडर कल्टिवेशन, ठीक है। बाय देन सम ऑफ द वेस्ट लैंड्स इन द विलेज हैड बीन कन्वर्टेड टू द कल्टिवेल land. There exists no further scope to increase farm production by bringing new land under cultivation. जो वेस्ट लैंड्स है ना विलेज में, वो कल्टिवेबल लैंड्स के द्वारा मीन्स की तरह रख दिया गया है, जिसमें कोई भी फर्दर स्कोप नहीं देखा गया ना, जिसको वो एक जो फार्म है जो ख़राब हो चुका है ना, एक जो लैंड फार्म लैंड है ना, उसको फिर से यूज़ कर दिया। ऐसा कोई अभी तक मेथड नहीं निकाला गया है न्यू लैंड कल्टीवेशन के मेथड से। ओके, इज देयर ए वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। मीन्स क्या कोई रास्ता है जिसमें एक ही लैंड से बहुत बार किसी चीज़ का कल्टीवेशन या कोई चीज़ ग्रो कर सकता है। हाँ, पालमपुर एक परफेक्ट एग्जाम्पल है वैसे एग्जाम्पल के लिए। पालमपुर वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है, जहाँ पे लैंड इज़ कल्टिवेटेड इन ऑल द लैंड इज़ कल्टिवेटेड इन पालमपुर, नो लैंड इज़ लेफ्ट आइडल। रेनी सीजन के दौरान वो लोग खरीफ जो क्रॉप्स होते हैं जो जिसमें ज्वार बाजरा होते हैं वो ग्रो करते हैं। दिस प्लांट्स आर यूज्ड एज अ कैटल फीड। जो कैटल फीड पशु पंक्षियों के लिए खाने के लिए होता है। ओके, इट इज़ फॉलोड बाय द कल्टिवेशन पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। जो पोटैटो होता है ना वो अक्टूबर एंड दिसंबर के बिटवीन में उसको ग्रो किया जाता है। विंटर सीजन में जो रबी क्रॉप्स उगाया जाता है, जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, वो सब रबी। तो क्या हुआ ना, देखो इसके बाद इसको बहुत अच्छे से समझना है। एक सर्कुलेशन ये बैठा देता है। क्या सर्कुलेशन बैठाया, सबसे पहले खरीफ क्रॉप, फिर सिंपल क्रॉप्स होते हैं ना 2-3 महीना, फिर 3 महीना 4 महीना हम लोग का रबी क्रॉप्स। तो क्या हुआ ना कि एक साल में ये कितना मल्टीपल क्रॉप्स उगा ले रहा है और मल्टीपल इनकम जनरेट कर रहा है। इसी को कहते हैं दिमाग से पैसा कमा रहा है ना। क्योंकि देखो बहुत जगह देखोगे कि एक लैंड है उसमें एक ही क्रॉप एक साल में लगा पाते हैं, बट अगर हम लोग उसको मल्टीपल टाइम करते हैं ना, देखो अकॉर्डिंग टू सीजन अगर आप करते जाते हो ना तो आप मल्टीपल यूज़ कर सकते हो लैंड को, और उससे क्या होगा कि जो लैंड है उसका जो फर्टिलिटी वो ख़राब भी नहीं होगा। समझिए। ओके, फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस फार्मर्स कीप इनफ फीड फॉर द फैमिली। जो वीट्स वो लोग उगाते हैं वो लोग अपने फैमिली कंजप्शन के लिए रख लेते हैं। मीन्स जैसे कि 10 किलो उगाए, 1 किलो अपने घर के लिए रख लिए, 10 किलो नहीं, 10 किलो से ज़्यादा ही उगाएंगे। अगर 10 किलो उगाए तो 1 किलो अपने घर के लिए यूज़ के लिए रख लिए, बाकी सारा बेच दिए मार्केट में। मार्केट में कहाँ, कौन से मार्केट में, रायगंज में, क्योंकि पालमपुर में तो सारे लोग उगा रहे हैं, इसीलिए वो लोग रायगंज में या फिर जाके नियरेस्ट टाउन में जो शाहपुर है वहाँ भेज दे रहे हैं।
अ पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज ऑल्सो डिवोटेड टू द शुगर केन विच इज़ हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर। एक मीन्स एक हिस्सा होता है ना जो लैंड का, उसमें शुगर केन भी वो लोग उगाते हैं हर साल, सारे फार्मर्स, ठीक है। शुगर केन इन इट्स रॉ फॉर्म, वो लोग शुगर केन को रॉ फॉर्म में उगाते हैं। उसके बाद वो लोग उससे जैगरी, उसको फिर रॉ फॉर्म को मीन्स क्या करते हैं ना, कन्वर्ट कर देते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए जो जैगरी होता है या शुगर होता है, जैगरी मतलब क्या होता है, गुड़ या चीनी, वो सब शुगर केन से ही बनता है। तो पहले देखो रॉ फॉर्म में किसी चीज़ को जनरेट कर लो, उसके बाद उसको डेवलप कर लो या फिर उसको कन्वर्ट कर लो दूसरी चीज़ में, ओके। उसको फिर साल पूरे में बेच देते वो लोग, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में क्लास 8 के साइंस में चैप्टर नंबर 1, क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 साइंस में होगा, ओके। इसमें थोड़ा सा उसमें बताया गया था। देखो ग्रीन रेवोल्यूशन बेसिकली हरित क्रांति जिसको बोला जाता है, जिसको बोल सकते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे, उनका बहुत बड़ा हाथ था इसको स्टार्ट करने में। उन्होंने बहुत सारी चीज़ किया, बट पहले इसको समझ लेते, ओके। जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो लेट 1960s के लास्ट में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद क्या हुआ ना, देखो लाल बहादुर शास्त्री ने इसको स्टार्ट नहीं किया था, बट उसको जो इंक्रीज़ करने जिसका बढ़ावा दिया था ना, वो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। जो देखो लेट 1960s में उसको इंट्रोड्यूस किया गया इंडियन फार्मर्स के द्वारा में, कल्टिवेशन ऑफ द वीट एंड राइस यूजिंग हाई विल्डिंग वेराइटीज़ ऑफ सीड्स। एक HYVS सीड्स होते हैं जिसको क्या बोला जाता है, हाई यील्डिंग वेराइटीज सीड्स, जो बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन होता है वो वैसे सीड्स लगाने से, कंपेयर टू द ट्रेडिशनल सीड्स। जो ट्रेडिशनल सीड्स होते हैं उससे कंपेयर करते हैं तो जो HYV सीड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं एक सिंगल प्लांट में। हम लोग एक ही बार उगाए ना तो वो ज़्यादा ग्रो करते हैं, ओके। As a result, same piece of land would now produce more large quantities of food grains than was possible earlier. वही चीज़ देखो, मेरा एक लैंड था पहले मैं जो ट्रेडिशनल सीड्स था, जो सिंपल सीड्स था ना, वो उससे उगाता था। मेरा मान के चलो 50 किलो उगता था। अब वही सेम HYV सीड्स जब लगा रहा हूँ ना तो 100 किलो हो रहा है। तो क्या हो रहा है, इससे बेनिफिट हो रहा है ना फार्मर्स की। ग्रीन रिवोल्यूशन में वही बताया गया था, ओके। सॉरी, HYV seeds, however, needed plenty of water and also chemical fertilizers and pesticides to produce best results. जो HYV seeds को उसका भी कोई प्रोस है, कौन से, देखो क्या होता था ना, जो ट्रेडिशनल सीड्स होते थे पहले, उसमें क्या होता था ना, वो पूरा नेचुरल उगता था। अब आप लोग ने सुना होगा कि अरे यार ये तो फर्टिलाइज़र वाला फल है, फर्टिलाइज़र वाला ये तो पौधा है, या फर्टिलाइज़र वाला सब्जी है। देखो HYV सीड्स में क्या होता है ना, अब लोग क्या करें, ज़्यादा लालच के कारण बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स उसमें यूज़ करें। उससे क्या हो रहा है, उससे तो उनका फार्म डैमेज हो रहा है। बट अगर प्रॉपर HYV सीड्स यूज़ करें ना, उसमें क्या होता है ना, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा पानी भी यूज़ होता है, थोड़ा केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स भी यूज़ होता था। क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड में अगर पेस्टिसाइड्स आ गए, मीन्स पेस्ट आ गए ना, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, तो उसको क्या मारने का कोई उपाय नहीं था, तो पेस्टिसाइड्स का फिर इंट्रोड्यूस हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन में बताया गया, okay. High yields were possible only from the combination of HYV seeds, irrigation, chemical fertilizers, pesticides, etc. Farmers of Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh were the first to try out the modern farming method in India. जो फार्मर्स है पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के, उन्होंने सबसे पहले ये मॉडर्न फार्मिंग का मेथड यूज़ किया था इंडिया में। जो फार्मर्स हैं इस रीजन के, वो लोग ने ट्यूबवेल्स को सेटअप किया इरिगेशन के लिए, मीन्स पौधे में पानी डालने के लिए या फिर अपने खेतों में पानी डालने के लिए, एंड मेड यूज़ ऑफ HYV सीड्स। और उन्होंने HYV सीड्स का भी यूज़ किया, केमिकल फर्टिलाइजर्स का भी यूज़ किया और पेस्टिसाइड्स का भी यूज़ किया फार्मिंग में। सम ऑफ देम बॉट मशीनरी लाइक ट्रैक्टर्स, उनमें से कुछ लोगों ने ट्रैक्टर्स खरीदना स्टार्ट कर दिया, थ्रेशर्स स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण ना जो प्लॉजिंग हो गया और हार्वेस्टिंग हो गया वो बहुत जल्दी हो गया, आराम से कर सकते थे। क्योंकि मैनुअली अगर आप लोग करोगे ना हाथ से तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, और जब वो लोग ने मशीन्स का यूज़ करने लगा ना तो ईजी हो गया। दे वर रिवॉर्डेड विथ हाई यील्ड्स ऑफ व्हीट। उनको क्या उससे बेनिफिट हुआ, उन लोग को बहुत ज़्यादा ग्रेन्स प्रोड्यूस होने लगा, तो उससे उन लोगों को बहुत बेनिफिट भी हुआ। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है विल द लैंड सस्टेन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में बेसिकली ये बताया गया कि 1960 में जब ये स्टार्ट हुआ तो उसमें हाई विल्डिंग वेराइटीज़ ऑफ सीड्स के बारे में बताया गया कि कैसे कैसे इसमें यूज़ होता है, और एक मेथड था HYV सीड्स को उगाना, जिससे एक फार्मर्स कंपेयर टू उनका जो ओल्ड मेथड है उससे ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, तक टाटा मातरम, टिल देन बाय बाय, जय हिंद। पार्ट 3 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके बाय।